अस्सलाम वालेकुम क्लास। माय नेम इज़ कोमल मुख्तार और मैं आपकी क्लास टीचर हूँ LHV की। एंड मेरा आज का जो टॉपिक है वो है पोस्ट एबॉर्शन केयर की। ठीक है, अब आप सबको पता ही होगा, थोड़ा बहुत आप लोगों ने इसके बारे में नॉलेज होगी कि पोस्ट एबॉर्शन केयर क्या होती है और ये किस लिए की जाती है और कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें हम पोस्ट एबॉर्शन केयर जो है वो अपने पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि जो पैक्स है वो होता क्या है, यानी पैक्स मीन पोस्ट एबॉर्शन केयर। इसकी डेफिनेशन क्या है कि इज द पैकेज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड टू वुमेन हु हैव हैड अ मिसकैरेज एंड एबॉर्शन। ठीक है, और इसकी जो कंपोनेंट्स हैं वो 3 होते हैं। अच्छा, अब इसमें वो कह रहा है कि जो पोस्ट एबॉर्शन केयर ये एक पैकेज ऑफ सर्विसेज है, इसमें बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, यानी जो हमारी प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसको देते हैं जिसका अबॉर्शन हो चुका होता है। ठीक है, और वो अबॉर्शन जो है वो किसी भी वजह से हो सकता है। ठीक है, बहुत सारी वजूहात होती हैं, वो आगे मैं आपको बताऊँगी कौन कौन सी वजूहात होती हैं। पैक्स है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट, ठीक है, अगर आपका जो है अबॉर्शन हो जाता है तो इमरजेंसी में ही होता है ना, मतलब वैसे आप कह सकते हैं कि आपको जो है मिसकैरेज है एक्सीडेंटली हो जाता है, पता नहीं चलता। ठीक है, तो उसमें जो आपकी ट्रीटमेंट होती है वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट होती है और उसमें जो प्लानिंग की जाती है फैमिली प्लानिंग, उसमें आप पेशेंट का जो है वो काउंसिल करते हैं और कम्युनिटी एम्पावरमेंट दिया जाता है, यानी आप कम्युनिटी को ऑथराइज करते हैं कि वो जो है खुद से डिसीजन ले सके कि अब उन्होंने नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। ठीक है, सो अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा बेनिफिट्स ऑफ प्रोवाइडिंग द पोस्ट एबॉर्शन केयर, यानी जो हम केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपनी जो हमारी वुमेन होती है उसको जो बेनिफिट्स हम दे रहे होते हैं उसका फ़ायदा क्या होता है, मतलब उसको क्या फ़ायदा होता है, वो ये होता है कि जो हमारा पैक्स होता है कि इंक्लूड करता है अपॉर्चुनिटी, यानी एक अपॉर्चुनिटी देता है आपकी वुमेन को फ्रॉम कॉम्प्लिकेशंस ड्यू टू द अनवांटेड और अनवांटेड प्रेगनेंसी। ठीक है, मतलब कि जो आपकी प्रेग्नेंट वुमेन है जिसका अबॉर्शन हो चुका है उसको मज़ीद जो है वो प्रेगनेंसी ना हो, अनवांटेड प्रेगनेंसी यानी कि ऐसी प्रेगनेंसी जिसमें दोबारा अबॉर्शन ना हो। ठीक है, उससे हम उसे बचा सकते हैं। ठीक है, वन दिस रिगार्डेड फॉर हर हेल्थ लीडिंग टू लो मैटरनल मोर्टेलिटी, और इसमें जो है हम मोर्टेलिटी रेट जो है उसका यानी जो डेथ रेट है उसको हम कम कर सकते हैं। उसके अलावा रिड्यूस मॉर्बिडिटी रेट, मॉर्बिडिटी होता है आपका डिजीज़ रेट, ठीक है, और मोर्टेलिटी होता है आपका डेथ रेट। इन दोनों को जो है हम रिड्यूस कर सकते हैं एसोसिएटेड विद अबॉर्शन, जो अबॉर्शन के ज़रिए से एसोसिएट हो रहे होते हैं। ठीक है, मतलब कि अबॉर्शन की वजह से जो बीमारियां हो रही होती हैं उनको हम कम कर सकते हैं, और अबॉर्शन की वजह से डेथ हो सकती है, वो किस वजह से होती है, जब एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है तो बहुत प्रोबेबल सी बात है कि आपका जो है पेशेंट की डेथ हो सकती है। ठीक है, और पैक्स जो है ब्रिंग कॉस्ट सेविंग, और ये मतलब इतना एक्सपेंसिव नहीं होता। ये आप जो है हॉस्पिटल में जब आप जाते हैं, यानी एक डॉक्टर जो आपको पहले से ही केयर प्रोवाइड कर रहा था ड्यूरिंग एंटीनेटल केयर और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वही आपको पैक्स जो है वो प्रोवाइड कर देता है। इसीलिए ये कॉस्ट सेविंग होती है, यानी आपको अलग से इसकी पेमेंट नहीं करनी पड़ती। और जो पैक्स है वो इंक्रीज़ करता है आपकी एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग की इंफॉर्मेशन को, यानी आप उसी डॉक्टर से, उसी अपने केयर प्रोवाइडर से जो है फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, पैक्स रिड्यूसेस द रिपीट अबॉर्शन, और ये क्या करता है कि दोबारा से अबॉर्शन होने से बचाता है। यानी जब आप अपने पेशेंट को प्रॉपर पोस्ट अबॉर्शन केयर के बारे में बताएंगे, काउंसिल करेंगे, उसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, तो क्या है वो दोबारा से जो है वो सारी चीज़ें रिपीट नहीं करेगा जिसकी वजह से पहले उसका अबॉर्शन हुआ था। तो इस वजह से पैक्स जो है वो क्या कर सकता है, आपके अबॉर्शन को रिड्यूस कर सकता है, आपकी जो रिपीट अबॉर्शन होता है उसको रिड्यूस करता है। ठीक है, और जो लास्ट पॉइंट आपका इसमें बेनिफिट क्या होता है कि यूजिंग वैक्यूम एस्पिरेशन इंस्टेड ऑफ डायलेशन एंड क्यूरेटिव। ठीक है, जो वैक्यूम एस्पिरेशन होती है ना, इसमें एक आपके पास ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें आपका वैक्यूम होता है जिसके ज़रिए से जो आपके पार्ट्स रह जाते हैं ना कंसेप्शन के, यूट्रस के अंदर जो पार्ट्स रह जाते हैं जब आपका अबॉर्शन हो जाता है, ठीक है, वो पार्ट्स को निकालने के लिए जो है ये हम वैक्यूम यूज़ करते हैं, जिसको आप वैक्यूम एस्पिरेशन यानी बाहर निकालना, वैक्यूम के ज़रिए से बाहर निकालते हैं। ठीक है, वो कह रहा है वैक्यूम एस्पिरेशन इंस्टेड ऑफ डायलेशन और क्यूरेटेज, यानी DNC के बजाय अगर हम वैक्यूम एस्पिरेशन करें तो वो ज़्यादा फिजिबल होती है, क्योंकि इसमें कॉस्ट भी कम आती है आपकी, और क्या होता है कि इसमें आप जल्दी से और जब वैक्यूम जो है वो आपका एस्पायर कर रहा होता है
यूट्रस के पार्ट्स को तो जो है वो इजीली बाहर आ जाते हैं, बजाय इसकी जो डीएनसी होती है वो मैनुअली होती है, यानी आप उसमें अपने जो है औजार यूज़ करके उसको जो पार्ट्स होते हैं वो बाहर निकालते हैं। एक तो ये कि ये प्रॉपर एक जैसे ऑपरेशन होता है ना आपके सी सेक्शन का, उसी तरह से ऑपरेट होता है छोटा सा 2 से 3 घंटे का, और इस दौरान में जो है आपको एक एक पार्ट करके बाहर निकालना पड़ता है। लेकिन जो वैक्यूम एस्पायरेशन होती है उसमें ये होता है कि आप एक ही दफ़ा एस्पायर करके सारी की सारी जो उसके अंदर पार्ट्स रह जाते हैं उसके रिमेनिंग पार्ट्स यूट्रस के वो बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। और अगर ये करने के बाद आपको कोई किसी किस्म की ब्लीडिंग वगैरह होती है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको मेडिकेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें क्या बताया है कि कॉस्ट सेविंग टू फैसिलिटी टू द क्लाइंट एक्सपेंसिव मेडिकेशन है, रिड्यूस हॉस्पिटल स्टे। और ये जो आपका वैक्यूम एस्पायरेशन है ये आपके हॉस्पिटल स्टे को भी कम करता है, यानी आपको जो है अगर डीएनसी आपकी होती है तो उसमें आपका 2 दिन का स्टे जो है वो हॉस्पिटल में डेफिनेट सी बात है कि आपका 2 दिन का हॉस्पिटल स्टे होगा। लेकिन अगर आप वैक्यूम एस्पायरेशन कराते हैं उसमें आपको क्या होगा, जैसे ही आप एस्पिरेशन कराएंगे आपको 2 से 3 घंटे के बाद डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको किसी भी एक्सपेंसिव मेडिकेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्लियर है। सो नेक्स्ट जो है वो आपके एलिमेंट्स होते हैं कि एलिमेंट्स आपके पैक्स ही कौन कौन से होते हैं, यानी आप इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। सबसे पहले इसमें आ जाएगा कम्युनिटी एंड सर्विस प्रोवाइडर पार्टनरशिप, कि कम्युनिटी की और जो आपका प्रोवाइडर होता है, केयर प्रोवाइडर होता है, उसका आपस में जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, यानी वो ऐसा होना चाहिए, ऐसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, यानी आपके पेशेंट को आप पे इतना यकीन होना चाहिए कि अगर आप उससे कोई भी, यानी अगर वो आपसे किसी किस्म की भी कोई बात शेयर करता है तो आप उसकी जो शेयरिंग होगी या उसकी कोई बात होगी उसको तीसरे थर्ड पर्सन के साथ जो है वो शेयर नहीं करेंगे। यानी आपका इतना कॉन्फिडेंस अच्छा बिल्ड होना चाहिए कि जो आपका जो रिलेशनशिप है अपने पेशेंट के साथ में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाए, ठीक है। और काउंसलिंग में क्या है कि जब आपके पेशेंट का अबॉर्शन हो जाता है तो वो मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उसके लिए आपने क्या उसको काउंसिल करना होता है, मेंटली भी, साइकोलॉजिकली, सोशली भी, हर तरह से आपने उसको काउंसिल करना होता है। फिर आपने ट्रीटमेंट करनी होती है, यानी जो उसकी ब्लीडिंग हो चुकी होती है उसमें उसका ब्लड रिप्लेस करना होता है, मेडिसिन देनी होती है उसको ब्लीडिंग को कम करने के लिए, और बाकी मल्टीवाइटमिन्स वगैरह आप उसको देते हैं जो उसको ब्लड की कमी हो जाती है उसको पूरा करने के लिए। और फैमिली प्लानिंग में कॉन्ट्रासेप्शन सर्विसेज में आपने उसको क्या बताना होता है कि अब उसका अबॉर्शन हो चुका है तो मैक्सिमम क्या है कि वो 2 से 3 साल का जो है वो वक्फा अपनी प्रेगनेंसी में दे, तभी वो एक सेफ बच्चे मतलब हेल्दी बेबी को और सेफ प्रेगनेंसी को जो है लीड कर सकती है, ठीक है। और जो रिप्रोडक्टिव अदर हेल्थ सर्विसेज होती हैं, यानी जो आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसके करने की जो है वो आपने उसको टाइमिंग बतानी होती है कि अब बेटा पेशेंट को जो है वो आपने बताना होता है कि अब उसने किस तरह से सेक्सुअल इंटरकोर्स में जो है वो डिफरेंस करना है, और मतलब कितने टाइम का जो है वो बैठ कर जो स्पेस है वो कितना टाइम का होना चाहिए, और प्रॉपर किस तरह से उसने रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। अब इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो 3 होते हैं, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रीटमेंट, एमरजेंसी ट्रीटमेंट होती है, फैमिली प्लानिंग और कम्युनिटी एम्पावरमेंट। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि एमरजेंसी ट्रीटमेंट में आपका क्या होता है, फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग में आपकी क्या चीज़ें आती हैं, और उसमें मेडिकेशन में, ठीक है। अब एमरजेंसी ट्रीटमेंट में आपको क्या होगा, बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ द हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड अवेलेबल स्टाफ, ठीक है। सबसे पहले इसमें आपकी जो चीज़ है वो ये है कि आपका जो स्टाफ है एक तो वो कोऑपरेटिव हो और वो अवेलेबल हो, यानी आपको जितने स्टाफ की ज़रूरत है एट ए टाइम, यानी एक डॉक्टर की, एक स्टाफ नर्स की और एक पैरामेडिक्स की आपको एट ए टाइम ज़रूरत होती है, और आपका वो जो स्टाफ है वो अवेलेबल होना चाहिए उस वक्त, ठीक है। और जो फैसिलिटीज़ आप उसको प्रोवाइड कर रहे होंगे पेशेंट को वो आपके पास पूरी होनी चाहिए, ठीक है। इट इन्वॉल्व अ प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ द अबॉर्शन कॉम्प्लिकेशन लाइक हैमरेज, ठीक है। और आपने उसको कंप्लीट जो है वो ट्रीटमेंट देना होता है अबॉर्शन का, जो कॉम्प्लिकेशन को लीड कर सकता है। और कॉम्प्लिकेशन कौन कौन सी होती है जो अबॉर्शन से प्रोड्यूस होती हैं या अरेज होती है, वो होती है हैमरेज हो सकता है, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, इंजरी टू इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है, और जो आपका शॉक हो सकता है, ये अबॉर्शन की वजह से ये कॉम्प्लिकेशन जो है वो आगे फर्दर हो जाती हैं। तो इन सब से जो है बचने के लिए आप उसको पैड्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब फैमिली प्लानिंग और काउंसलिंग में आप क्या कर रहे होते हैं, एक तो आपने उसको फैमिली प्लानिंग कैसे करनी होती है ये बताना है कि जो प्रेगनेंसी में गैप है वो मैक्सिमम 2 इयर्स का होना चाहिए, ठीक है।
ये आपकी काउंसलिंग भी होगी और फैमिली प्लानिंग भी होगी। और काउंसलिंग में मैंने आपको पहले बताया कि उसको स्पिरिचुअली और मेंटली जो है आपने उसको काउंसिल करना है कि अब ठीक है, जो होना था वो हो चुका है, लेकिन अब जो है उसने एक नई जो है वो ज़िंदगी स्टार्ट करनी है और अपना फैमिली प्लानिंग इस तरह से करनी है कि 2 साल के बाद रुकवा हो प्रेगनेंसी में, ताकि वो उसका जो बेबी है उसको भी किसी किस्म का मसला ना हो और उस जो खुद वुमन है उसको खुद भी किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। पोस्ट अबॉर्शन केयर सर्विसेज दैट इज क्रिटिकल फॉर द रिडक्शन ऑफ द फ्यूचर प्रेगनेंसीज एंड रिपीट अबॉर्शन। ठीक है, ये क्या है, वो कह रहा है कि जब आप पैक्स यानी पोस्ट अबॉर्शन केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना पेशेंट को, तो ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है आपके फ्यूचर की जो प्रेगनेंसीज होती हैं ना। मतलब जब 2 साल बाद वो अपनी प्रेगनेंसी प्लान करेगी ना, तो क्या होगा कि उसकी जो प्रेगनेंसी है वो हेल्दी होगी, यानी ठीक से चलेगी उसकी प्रेगनेंसी। और दूसरा क्या है, अबॉर्शन रिपीट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, अब कम्युनिटी एम्पावरमेंट का क्या मतलब होता है कि आप एक बंदे को जब अथॉरिटी दे देते हैं, तो कम्युनिटी एम्पावरमेंट का क्या मतलब है, जब आपने कम्युनिटी को अथॉरिटी दे दी होती है कि अब वो डिसीजंस ले सकते हैं। Effective community awareness and mobilization are needed to empower the community to provide and demand high quality effective post abortion services। ठीक है, वो कहता है कि जो आपकी इफेक्टिव कम्युनिटी अवेयरनेस है एंड मोबिलाइजेशन है, उसको ज़रूरत होती है एम्पावरमेंट की, यानी अथॉरिटी की ज़रूरत होती है कि आप जो केयर प्रोवाइड कर रहे हैं कम्युनिटी को, वो हाई क्वालिटी की हो और इफेक्टिव हो, यानी ऐसी हो जो पेशेंट को अफेक्ट करे। ठीक है, यानी उसके जो कॉम्प्लिकेशन से बचाए उसको। और कम्युनिटी में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, आपकी गवर्नमेंट आ जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ आ जाता है, आपका एजुकेशन आ जाती है, प्राइवेट 120 ऑर्गेनाइजेशन जिसको PVOs कहते हैं, और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस NGOs आ जाते हैं, वुमेन्स ग्रुप प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, ये सारी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कम्युनिटी में आती हैं और ये आपकी कम्युनिटी एम्पावरमेंट को एनहांस करती हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपकी कम्युनिटी में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो होनी चाहिए, डेफिनेट सी चीज़ें जो है वो होनी चाहिए, यानी आपकी कम्युनिटी को आइडेंटिफाई इट्स हेल्थ नीड, यानी उनको अपनी हेल्थ की नीड का पता होना चाहिए कि हमें अपनी सेहत के लिए क्या क्या चीज़ें जो है वो ज़रूरी हैं। ठीक है, और उसके अलावा क्या है, डिटरमाइन हाउ टू मेक केयर, और उन्होंने ढूंढना होता है, यानी खुद से ऑब्जर्व करना होता है कि आपने केयर को अच्छे से अच्छा किस तरह से करना है, और एजुकेट करना होता है उन लोगों को जिनको कोई एजुकेशन नहीं होती। ठीक है, यानी कुछ आगे एक पढ़ी लिखी कम्युनिटी होती है और एक पुअर कम्युनिटी भी होती है जहाँ पे पढ़े लिखे लोग बहुत कम होते हैं, तो उन लोगों को आपने क्या है, एजुकेट करना होता है अबाउट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ब्लीडिंग एंड अबनॉर्मल प्रेगनेंसी, यानी उनको हमें बताना है कि जब आपकी अबनॉर्मल प्रेगनेंसी होगी यानी अबॉर्शन होगा तो उसमें ब्लीडिंग के कॉन्सिक्वेंसेज यानी उसके जो वजूहत हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, एस्टैब्लिश रिलेशनशिप विद हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज फॉर पैक्स। ठीक है, आपका जो केयर प्रोवाइडर है यानी आपका जो डॉक्टर है और जो आपकी सर्विसेज हैं उसके दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि जो बंदा आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसकी खुद की जो प्रैक्टिसेस हैं वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए ताकि वो अपने पेशेंट को अच्छे से अच्छे केयर प्रोवाइड कर सके। ठीक है, देन अब जो है वो हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ द स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, यानी अब आपको अबॉर्शन तो हो गया। ठीक है, अब उसमें आपने उसको केयर प्रोवाइड क्या करनी होती है। ठीक है, सबसे पहले आप डेफिनेशन देखिए कि स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होता क्या है। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन विच इज द लॉस ऑफ प्रेगनेंसी विदाउट आउटसाइड intervention before 20 weeks gestation affects up to 20% of the recognized pregnancies। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब आपकी 20 वीक से पहले आपकी जो प्रेगनेंसी है वो लॉस हो जाती है यानी आपका अबॉर्शन हो जाता है तो उसको आप स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन कहते हैं। और इसकी जो सब डिवीजन है वो क्या क्या होती है, थ्रेटेड अबॉर्शन, इनएविटेबल, इनकम्प्लीट, मिस्ड, सेप्टिक अबॉर्शन, कंप्लीट और रिकरेंट स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। ठीक है, आगे ये कंटिन्यू है। अच्छा, इसमें अब क्या क्या इसका जो ट्रीटमेंट है यानी इसकी जो केयर है वो क्या हो सकती है कि यूजुअली जो फीटस है यानी जब आपका अबॉर्शन हो जाता है जो फीटस होता है वो प्लेसेंटा से कम्प्लीटली एक्सपेल हो जाता है फ्रॉम द यूट्रस ड्यूरिंग द मिसकैरेज। ठीक है, इफ दे आर नॉट एक्सपेल, तो कह रहा है कि वैसे जब आपका अबॉर्शन होता है तो यूजुअली क्या होता है कि आपके जो पार्ट्स होते हैं ना, प्लेसेंटा के जो पार्ट्स होते हैं जो आपके उसमें आपकी जो प्लेसेंटा के अंदर पार्ट्स होते हैं वो सारे यूजुअली तो वैसे निकल जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो ना निकले तो उसको कैसे निकाला जाता है,
तरीक़ों से निकाल सकते हैं। आप मेडिकेशन के ज़रिए से निकाल सकते हैं, फिर आप वैक्यूम एस्पिरेशन भी कर सकते हैं, आप डायलेशन और क्यूरिटेज भी कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी हैं। अब एक छोटा सा प्रोसीजर होता है जो वैक्यूम एस्पिरेशन होता है, इसमें आप क्या करते हैं कि रिमेनिंग टिश्यूज जो होते हैं यूट्रस के अंदर उसको रिमूव कर दिया जाता है मैकेनिकल पंप के ज़रिए से। अब ये जो है ये आपका छोटा सा वैक्यूम एस्पिरेशन होता है जिसके ज़रिए से आप उसके अंदर से जो आप यूट्रस के पार्ट रह जाते हैं या सॉफ्ट टिश्यूज रह जाते हैं वो आप इसके ज़रिए से एस्पायर करके बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। और ये इस तरह से आपका कुछ प्रोसीजर होता है। और ये जो डीएनसी होती है इसमें आप प्रॉपरली ये देखिए आपने उसको बताया हुआ ये क्यूरिटी को भी उसने लेबल कर दिया, यूट्रस को भी लेबल कर दिया। अब वो क्या कर रहा है क्यूरिटी को यूज़ करते हुए यूट्रस के जो पार्ट्स हैं उसको बाहर निकाल रहा है, ठीक है। और इसके प्रोसीजर में क्या होगा कि सर्विक्स इज डायलेट, पहले हम सर्विक्स को डायलेट करते हैं, ठीक है, और फिर क्यूरिटी के ज़रिए से हम क्या करते हैं यूट्रस के पार्ट्स को रिमूव कर देते हैं। अच्छा जी, अब मेडिकेशन हम कौन सी यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो कह रहा है कि जो मेडिकल मैनेजमेंट है वो इतनी कुछ खास ज़रूरी नहीं होती, मतलब अगर हम देख लें तो कोई नुकसान नहीं है इसका, ठीक है। तो हम इसमें कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास होती है मिसोप्रोडोसोल के नाम से आती है, जो साइटोटोल इसका ब्रांड नेम है और इसका जो केमिकल नेम है वो मिसोप्रोडोसोल है, ठीक है। इज गिवन विद स्टिमुलेट द यूट्राइन कंट्रैक्शन दैट एड इन एक्सपल्जन ऑफ द रिमेनिंग टिश्यूज, ठीक है। ये क्या करता है, ये यूट्राइन में जब आप इसको ये ओरली भी ले सकते हैं और विजाइनली भी इसको इंजर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, ये करता है स्टिमुलेट कर देता है यूट्राइन की कंट्रैक्शन को, यानी उनकी कंट्रैक्शन को बढ़ा देता है और फिर उसके ज़रिए से क्या होता है कि आपके जो रिमेनिंग टिश्यूज होते हैं बॉडी के अंदर यूट्रस के अंदर जो रह जाते हैं वो इसके ज़रिए से बाहर आ जाते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। अब जो छठे प्रिकॉशन है उसकी केयर क्या होती है कि इसकी मेडिकल मैनेजमेंट भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन द वुमेन इज एडवाइज टू अवॉइड स्ट्रीनियस एक्टिविटी इन सेक्सुअल इंटरकोर्स बट बेड रेस्ट इज नॉट अवेलेबल। अब स्ट्रीनियस एक्टिविटी क्या होती है कि जो हैवी काम होता है, यानी जैसे कपड़े धोना या कोई भारी चीज़ें उठाना वगैरह, ठीक है। और सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है जब अबॉर्शन हो जाता है तब रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कुछ अरसे के लिए, यानी 1-2 हफ्ते के लिए जो है आप उसको कहना है कि अब उसे सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो नहीं करना। और बेड रेस्ट जो है वो इतनी ज़रूरी तो नहीं होती, लेकिन अगर कर ले तो कोई खास फर्क भी नहीं पड़ता, ठीक है। और अगर वो कह रहा है कि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है तो आप उसको एंटीनेटल क्लिनिक में बुला सकते हैं, लेकिन अगर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती फिर आपने क्या करना है, फिर आपने असेस करना होता है फेटल और एक्टोपिक प्रेगनेंसी को, ठीक है। किसके ज़रिए से, अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से। डू नॉट गिव हार्मोन्स, ठीक है। अब हार्मोन्स जो है वो आपको मेडिकेशन की सूरत में भी मिलते हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं आपने हार्मोन्स नहीं देने, क्यों, क्योंकि ये मिसकैरेज को प्रिवेंट नहीं करती और ये आपकी बॉडी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो क्रिएट कर सकती है। अब इनएविटेबल जो अबॉर्शन है वो क्या होता है, जब विजाइनल ब्लीडिंग प्रोग्रेसिव डायलेशन हो रही होती है ना सर्विक्स की विदाउट एक्सपल्जन ऑफ द कंसेप्शन प्रोडक्ट्स बिफोर 20th वीक ऑफ गेस्टेशन, यानी 20 हफ्ते पूरे होने से पहले जो है वो आपकी विजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और जो सर्विक्स है वो डायलेट हो जाती है, तो उस सूरत में आप इसको क्या कहते हैं, इनएविटेबल अबॉर्शन। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है केयर में कि वैक्यूएशन इज नॉट इमीडिएटली पॉसिबल, ठीक है। इनमें जो वैक्यूएशन होता है उसका जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा अरेंज करना मुश्किल हो जाता है इमरजेंसी सिचुएशन में। वो कह रहे हैं अगर आपके पास ये नहीं हो रहा तो आप क्या कर सकते हैं, मेडिकेशन ले सकते हैं, एल्गोटोमेट्रिन 0.2% mg IM, ठीक है, इंट्रामस्कुलर नॉट IV, ठीक है, इंट्रामस्कुलर आपने देनी होती है और इसको आपने 15 मिनट के बाद दोबारा रिपीट कर देना होता है। अगर आपको लग रहा है कि ब्लीडिंग जो है वो इससे स्टॉप नहीं हो रही और कंटिन्यूसली हो रही है तो फिर आपने 15 मिनट के बाद ये डोज जो है वो रिपीट कर देनी होती है। अरेंज फॉर इवैक्यूएशन ऑफ द यूट्रस एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। इवैक्यूएशन जो है वो आपने जल्दी से जल्दी अरेंज करने की कोशिश करनी है, तब तक आपने इसको एल्गोटोमेट्रिन दे देनी होती है। इफ प्रेगनेंसी इज ग्रेटर देन 16 वीक्स, यानी अगर 16 से ज़्यादा की प्रेगनेंसी हो गई है फिर आपने स्पॉन्टेनियस जो एक्सपल्जन है उसका वेट करना है, यानी वो खुद से ही उसके यूट्रस के जो पार्ट हैं वो एक्सपेल हो जाएंगे। लेकिन अगर नहीं होते तो फिर आपने इवैक्यूएट करके जो है उसको बाहर निकालना होता है। इफ नेसेसरी इन्फ्यूज ऑक्सीटोसिन 40 यूनिट्स इन 1 लीटर IV फ्लूइड्स, नॉर्मल सिलाइन और रिंगल एक्टिव। अब वो कह रहा है अगर ज़रूरत पड़ती है तो ऑक्सीटोसिन आप दे सकते हैं। ये भी ऑक्सीटोसिन है आपकी जो है वो मेडिकेशन होती है जो आपको ब्लीडिंग
को जो है स्टॉप करने में हेल्प आउट करती है, यानी कम करने में मदद करती है। ठीक है, इसको आप डायरेक्टली नहीं देते, इसको आप इन्फ्यूजन में चलाते हैं। जैसे कि नॉर्मल सेलाइन आपकी होती है और या फिर आप निगल लैक्टेट आपकी 1000 ml की इन्फ्यूजन होती है, जिसमें आप 2 इंजेक्शन डाल के उसको चला देते हैं टू हेल्प अचीव एक्सपर्जन ऑफ द POC, ताकि आपके POC की एक्सपर्जन है वो इजीली हो सके। इंश्योर फॉलोअप ऑफ द वुमेन आफ्टर ट्रीटमेंट। ठीक है, अब फॉलोअप जो है ना वो आपने हर अबॉर्शन में करवाना होता है। अब इनकम्प्लीट अबॉर्शन क्या होता है कि क्लिनिकल प्रेजेंस ऑफ द ओपन सर्वाइकल cause and bleeding whereby all products of conception have not been expelled from the uterus। अब इसमें क्या है, वो कह रहा है कि आपकी जो क्लिनिकल जो आपकी सर्वाइकल ओस है वो ओपन हो जाती है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है आपकी, और ऑल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन हैव नॉट बीन एक्सपर्ड। लेकिन आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना कंसेप्शन के, यानी जो बेबी के जो पार्ट्स होते हैं, जब वो बेबी अंदर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके पार्ट्स जो है वो पूरी तरह से बाहर नहीं आते, तो क्या है उसको आप फिर वही इसमें भी आप ट्यूब एस्पिरेशन और वो जो है PNC करके बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, कॉमन सिम्टम्स इसके क्या होते हैं कि विजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है आपको और एब्डोमिनल पेन होती है। ठीक है, ये जब आपको फील होता है तो इसका मतलब है आपका इनकम्प्लीट अबॉर्शन हो चुका है। केयर ऑफ द इनकम्प्लीट अबॉर्शन में एक ब्लीडिंग इज स्लाइट टू मॉडरेट। ठीक है, इसमें भी वही सारी चीज़ें जो पहले ही आपको बताई हैं कि अगर 16 हफ्ते से कम की प्रेगनेंसी थी और वो अबॉर्शन हो गया तो आप फिंगर यूज़ करके भी जो है वो प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाल सकते हैं, यानी उंगली के ज़रिए से भी आप उसकी यूट्रस में डालें और वहाँ से आप फोर्सेप यूज़ करें और उससे जो आपके POC रिमूव जो प्रोडक्ट्स हैं अंदर रहेंगे वो आप रिमूव कर सकते हैं। और अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज लेस देन 16 वीक्स द वैक्यूएट द यूट्रस इज द प्रेफर्ड मेथड ऑफ द एवैक्यूएशन। तो कह रहा है कि अगर ब्लीडिंग ज़्यादा है तो फिर क्या है, फिर तो आप मैनुअली नहीं कर सकते ना, फिर आपको एवैक्यूएशन की ज़रूरत होगी, और एवैक्यूएशन बाय शार्प क्यूरिटेज। और जब आपका एवैक्यूएशन होगा ना उसके क्यूरिटेज जो है ना, क्यूरिटी जो आपकी वो पार्ट्स निकालने में हेल्प आउट करती है वो इतनी शार्प होनी चाहिए कि आप एक ही टाइम में उसको निकाल सकें, यानी बार बार आप पेशेंट को जो तकलीफ ना दें। ओनली बी डन इफ MV इज नॉट अवेलेबल। अब MV के होते हैं मैनुअल विथ फ्यूम एस्पिरेशन, जो मैंने आपको पहले दिखाई थी ना, वो एक छोटा सा प्रोसीजर था, तो वो खुद से यानी मैनुअली जो खुद से की जाती है। इफ वैक्यूएशन इज नॉट इमीडिएटली पॉसिबल टू स्टॉप गिव एर्गोटोमेट्रिन। ये वही दोबारा से वो जो पिछले में बताया था ना, इसमें भी वही चीज़ करनी है कि एर्गोटोमेट्रिन आपने 0.2 mg IM दे देनी है, और अगर जरूरत पड़े तो दोबारा इसको रिपीट करना है। ठीक है, और जो ऑक्सीटोसिन है वो आपने इन्फ्यूजन में ही देनी होती है। अब जो आपका कंप्लीट अबॉर्शन है यानी पूरी तरह से अबॉर्शन हो चुका है, उसमें आपने क्या करना है, एवैक्यूएशन ऑफ द यूट्रस इज नॉट नेसेसरी, ऑब्जर्व फॉर हेवी ब्लीडिंग। इसमें आपको एवैक्यूएशन करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि आपके जो यूट्रस के पार्ट्स हैं वो कम्प्लीटली एक्सपेल हो चुके होते हैं, आप यानी खुद ही बाय नेचर जो है वो एक्सपेल हो चुके होते हैं, तो आपको मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आपने हैवी ब्लीडिंग के लिए ऑब्जर्व करना होता है पेशेंट को कि पेशेंट को जो है वो ज़्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, हमें उसको ब्लड लगाने की ज़रूरत तो नहीं है या फिर कोई एंटी कोगुलेंट देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और फिर इंश्योर करना होता है फॉलो अप ऑफ द वुमेन आफ्टर द ट्रीटमेंट। ठीक है, तो बस यही आपका लेक्चर था आज का। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।